पहले कुछ बुनियादी शब्द देते हैं जो संरचना या पदों से जुड़े हैं, जैसे बेसिक और बेसिक पे। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन। बेसिक का मतलब है मूल या आधारभूत, और इसी से जुड़ा है बेसिक पे यानी मूल वेतन। अच्छा। ये किसी भी कर्मचारी के वेतन का, आप कह सकती हैं, वो कोर हिस्सा है जिस पर फिर बाकी भत्ते, अलाउंस वगैरह जोड़े जाते हैं। ये समझना तो किसी भी जॉब स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा। और प्रशासन चलाने वाली जो इकाइयां होती हैं, जैसे बोर्ड, ब्यूरो, कैबिनेट, काउंसिल, कॉरपोरेशन, ये सब नाम अक्सर सुनते हैं हम। हाँ, ये सब अलग अलग स्तर और प्रकार की संस्थाएं हैं। बोर्ड मतलब बोर्ड, परिषद या मंडल हो सकता है, जैसे शिक्षा बोर्ड हो गया, या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व मंडल। अच्छा। फिर ब्यूरो, ये अक्सर किसी विशेष विभाग या कार्यालय को दर्शाता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, है ना? हाँ, जांच ब्यूरो। जी। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, सरकार के जो शीर्ष मंत्री होते हैं उनका समूह जो नीतियां तय करता है। काउंसिल भी परिषद है, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हमारी राज्यसभा है। राज्यसभा, हाँ। और कॉरपोरेशन यानी निगम, ये कोई बड़ी बिजनेस यूनिट भी हो सकती है या फिर शहरी निकाय जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। हाँ जी। तो इन सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र और अधिकार होता है। ठीक है। और इन ढांचों में जो लोग काम करते हैं उनकी व्यवस्था, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी और कैडर जैसे शब्द आते हैं। ब्यूरोक्रेसी पे तो काफी बात होती है। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अर्थ है नौकरशाही या अधिकारी तंत्र। ये सरकारी अधिकारियों द्वारा शासन चलाने की जो पूरी व्यवस्था है उसी को कहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आम बोलचाल में कई बार इसके साथ लाल फीताशाही या देरी जैसी नकारात्मक छवि जुड़ जाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन मूल रूप से तो ये प्रशासन के ढांचे का आधार है, और कैडर मतलब केडर या संवर्ग वो इसी व्यवस्था का हिस्सा है। अच्छा, कैडर। हाँ, ये किसी विशेष सेवा जैसे आईएएस या आईपीएस, इसमें पदों के समूह को दिखाता है। इसमें अधिकारियों की भर्ती, ट्रेनिंग, नियुक्ति सब एक तय प्रक्रिया से होती है। समझ गया। तो ये तो ढांचा हो गया। अब आते हैं प्रक्रियाओं पर। काम कैसे होता है? जैसे किसी दस्तावेज में अगर पहले बताई गई बात का जिक्र करना हो, उसके लिए बिफोर साइटेड शब्द है? हाँ, बिफोर साइटेड का अर्थ है पूर्व उल्लिखित या पूर्व कथित। ये लिखने में इस्तेमाल होता है ताकि स्पष्टता रहे और बार बार वही बात ना लिखनी पड़े, संक्षिप्तता के लिए। ठीक है। और किसी योजना या प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा होती है उसके लिए ब्लूप्रिंट? सही। ब्लूप्रिंट का मतलब है नीला नक्शा या कह लें विस्तृत रूपरेखा। ये किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले उसका पूरा खाका होता है, दिखाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अच्छा। और काम शुरू होने को क्या कहेंगे? कमेंसमेंट। हाँ, कमेंसमेंट यानी प्रारंभ या आरंभ। और अगर उस पर कोई अपनी राय दे, जैसे फाइल पर नोटिंग होती है, हाँ, वो कमेंट कहलाता है, यानी टिप्पणी। किसी दस्तावेज या प्रस्ताव पर दी गई राय या विचार। अधिकारियों की टिप्पणियां तो निर्णय प्रक्रिया का बहुत अहम हिस्सा होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है जी। इसके लिए एक शब्द है कंप्लायंस। ये आजकल काफी सुनने में आता है। बहुत ज्यादा। कंप्लायंस यानी अनुपालन। इसका सीधा मतलब है नियमों, कानूनों, मानकों या आदेशों का पूरी तरह से पालन करना। एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉर्पोरेट दोनों जगत में ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्लायंस ना हो तो फिर पेनल्टी या कार्रवाई हो सकती है। सही। और इसी से जुड़े शब्द हैं कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंट। हाँ, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता या सामर्थ्य, और कॉम्पिटेंट यानी सक्षम। आपने सुना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ, सक्षम अधिकारी। जी, वो अधिकारी जैसे किसी विशेष काम को करने या निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है। कई बार काम अकेले नहीं मिलकर करना पड़ता है, तो यहाँ कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन जैसे शब्द आते हैं। बिल्कुल। कोलैबोरेशन का अर्थ है सहयोग, मतलब मिलकर किसी लक्ष्य के लिए काम करना। और कोऑर्डिनेशन है समन्वय या तालमेल। ये सुनिश्चित करना कि अलग अलग लोग या विभाग एक साथ ठीक से काम करें बिना किसी टकराव या डुप्लीकेशन के। अच्छा। प्रभावी प्रशासन के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। लेकिन मिलकर काम करना हमेशा अच्छे उद्देश्य से नहीं होता। एक शब्द है कोल्यूजन। ये कोलैबोरेशन से कैसे अलग है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको समझना जरूरी है। जहाँ कोलैबोरेशन पॉजिटिव है, वहीं कोल्यूजन का अर्थ नकारात्मक है, दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है किसी गुप्त और अक्सर गैर कानूनी काम के लिए मिलीभगत करना। ये एक गंभीर आरोप हो सकता है। ओहो,
अच्छा, कुछ शब्द गोपनीयता से भी जुड़े हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय। प्रशासनिक कामकाज में कई सूचनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता। हाँ। उन्हें कॉन्फिडेंशियल के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, और इसका उल्लंघन यानी जानकारी लीक करना ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास भंग कहलाता है। ये भी एक गंभीर मामला हो सकता है। विश्वास भंग। और किसी बात को पक्का करने के लिए कंफर्म करना। बिल्कुल, कंफर्म मतलब पुष्टि करना, चाहे वो किसी अपॉइंटमेंट की पुष्टि हो या किसी इंफॉर्मेशन की या बुकिंग की। पुष्टि करने से अनिश्चितता खत्म होती है। सही। चलिए अब कुछ कानूनी और नियम आधारित शब्दों पर आते हैं। न्याय व्यवस्था में बेंच शब्द का क्या अर्थ है? कानूनी संदर्भ में बेंच का मतलब न्यायपीठ होता है। न्यायपीठ। हाँ, यानी न्यायाधीशों का समूह जो किसी मामले की सुनवाई करता है, जैसे सिंगल जज बेंच, डिवीजन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वगैरह। और जब किसी पर शक हो लेकिन पक्का सबूत ना हो, ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है? बेनिफिट ऑफ डाउट का अर्थ है संदेह का लाभ। ये एक लीगल प्रिंसिपल है कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ जुर्म मतलब संदेह से परे बियॉन्ड डाउट साबित नहीं होता है तो उस शक का फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। अच्छा। और उसे बरी किया जा सकता है। ये निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने का एक तरीका है। कानून बनने से पहले जो प्रारूप आता है उसे बिल कहते हैं ना? जी हाँ, बिल मतलब विधेयक। हाँ। ये कानून का प्रस्तावित ड्राफ्ट होता है जिसे संसद या विधानसभा में पेश किया जाता अच्छा। है। जब ये पास हो जाता है और राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तब ये एक्ट यानी अधिनियम या कानून बनता है। ठीक है। कुछ नकारात्मक कार्रवाइयां भी होती हैं, जैसे किसी को ब्लैकलिस्ट में डालना या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना। हाँ, ब्लैकलिस्ट यानी काली सूची। इसमें उन व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के नाम होते हैं जिनके साथ भविष्य में कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील न करने का फैसला लिया गया हो, अक्सर उनके पिछले गलत कामों की वजह से। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है संविदा भंग, यानी किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ना। इसके लीगल नतीजे हो सकते हैं। किसी खास काम के लिए सरकार कमीशन या कमेटी बनाती है, इनमें क्या फर्क है? कमीशन यानी आयोग अक्सर स्थायी या सेमी परमानेंट होता है। उसे किसी विशेष क्षेत्र में जांच, निगरानी या नियमन का व्यापक अधिकार होता है, जैसे चुनाव आयोग। हाँ, इलेक्शन कमीशन। जी। कमेटी यानी समिति आमतौर पर किसी खास मुद्दे पर विचार करने या जांच करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई जाती है और फिर अपनी रिपोर्ट दे देती है। अच्छा, ये टेम्पररी होती हैं ज्यादातर? हाँ, ज्यादातर। सरकारी सूचनाओं के लिए कम्युनिके और बुलेटिन शब्द इस्तेमाल होते हैं। हाँ, कम्युनिके एक औपचारिक विज्ञप्ति होती है, खास तौर पर जब दो देशों या महत्वपूर्ण पक्षों की बैठक होती है, उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है। अच्छा। जी। बुलेटिन आमतौर पर एक संक्षिप्त आधिकारिक सूचना या समाचार होता है। सजा कम करने को कम्यूटेशन कहते हैं। और छुट्टियों से जुड़ा कम्यूटेड लीव क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखिए, कम्यूटेशन का मतलब है परिवर्तन या रूपांतरण। कानूनी संदर्भ में इसका मतलब सजा की प्रकृति को बदलना या कम करना हो सकता है, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। और सर्विस रूल्स में कम्यूटेड लीव यानी परिणत अवकाश या विनिमयित छुट्टी, इसका मतलब होता है जब आप दोगुनी संख्या में अपनी हाफ पे लीव के बदले एक फुल पे लीव लेते हैं। अच्छा, डबल हाफ पे के बदले एक फुल पे। हाँ, अक्सर मेडिकल कारणों से ऐसा किया जाता है। समझ गया। कभी कभी किसी समिति में बाहर से सदस्य लिए जाते हैं, उसे कोऑप्ट करना कहते हैं। बिल्कुल, कोऑप्ट सहयोजित करना का मतलब है किसी समिति या निकाय में मौजूदा सदस्यों द्वारा नए सदस्य को चुनना बिना आम चुनाव प्रक्रिया के। अच्छा। ऐसे सदस्य को कोऑप्टेड मेंबर या सहयोजित सदस्य कहते हैं। ये विशेषज्ञता लाने या प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। दस्तावेजों में गलती सुधारने के लिए कॉरिजेंडम जारी होता है। जी हाँ, कॉरिजेंडम का मतलब है शुद्धि पत्र। अगर किसी प्रकाशित दस्तावेज जैसे कोई टेंडर नोटिस या सरकारी रिपोर्ट में कोई फैक्चुअल गलती रह गई हो तो उसे सुधारने के लिए ये जारी किया जाता है। पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और कॉपीराइट, ये किस अधिकार की बात करता है? कॉपीराइट या रचना स्वत्व किसी मौलिक साहित्यिक, नाटक, संगीत या कलात्मक कृति के निर्माता को मिलने वाला कानूनी अधिकार है। यह अधिकार उन्हें ये तय करने देता है कि उनकी कृति का उपयोग कैसे किया जा सकता है, जैसे उसे पब्लिश करना, उसकी नकल बनाना या उसे अडेप्ट करना। ठीक है। अब कुछ और गंभीर शब्दों पर आते हैं। करप्ट प्रैक्टिस, क्रिमिनल ऑफेंस,
डिफेमेशन, कॉन्फिस्केट। ये सभी गंभीर मामले हैं। करप्ट प्रैक्टिस है भ्रष्ट आचरण, जिसमें रिश्वत, ब्राइब, उत्कोच, लेना या देना शामिल हो सकता है। हाँ। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब है दंडनीय अपराध, ऐसा काम जो देश के क्रिमिनल लॉ के तहत सजा के लायक हो। डिफेमेशन यानी मानहानि, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को झूठे बयानों से नुकसान पहुंचाना। और कॉन्फिस्केट का अर्थ है जब्त करना या राजसात करना, यानी कानून का उल्लंघन होने पर संपत्ति या सामान को सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लेना। अच्छा, जब्त करना। अदालत में गवाहों से सवाल जवाब की प्रक्रिया में क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा मुकदमे का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने एक पक्ष का वकील विरोधी पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाह से सवाल पूछता है। इसका उद्देश्य होता है गवाह के बयान की सच्चाई परखना, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढना या उससे अपने पक्ष के लिए कोई अनुकूल जानकारी निकलवाना। अच्छा, और किसी दस्तावेज में दूसरी जगह की जानकारी का हवाला देना क्रॉस रेफरेंस कहलाता है? हाँ, क्रॉस रेफरेंस, प्रतिनिर्देश या संदर्भ। इसका इस्तेमाल लंबे या जटिल दस्तावेजों में पढ़ने वाले को संबंधित जानकारी के लिए किसी दूसरे भाग, सेक्शन या दस्तावेज पर डायरेक्ट करने के लिए किया जाता है। इससे आसानी होती है। जी, जानकारी को खोजना और समझना आसान हो जाता है। किसी को हिरासत में लेना कस्टडी कहलाता है। सही, कस्टोडी का मतलब है अभिरक्षा। ये कानूनी निगरानी या नियंत्रण की स्थिति है, जैसे पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। हाँ। या बच्चों के मामले में माता पिता की अभिरक्षा, पेरेंटल कस्टडी। बजट सत्र के दौरान कट मोशन शब्द सुनने में आता है, इसका क्या मतलब है? कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, लोकसभा में विपक्ष द्वारा सरकार की अनुदान मांगों, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में कटौती करने के लिए लाया गया प्रस्ताव है। अच्छा। ये सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति असहमति दिखाने या खर्च में कमी मतलब मितव्ययिता पर जोर देने का एक संसदीय तरीका है। अगर ये पास हो जाए तो इसे सरकार में अविश्वास की तरह देखा जा सकता है। ओहो, ये तो महत्वपूर्ण है। चलिए अब कुछ वित्तीय और लाभों से जुड़े शब्दों पर आते हैं। बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी लाभानुभोगी वो व्यक्ति या संस्था है जिसे किसी योजना, नीति, वसीयत या बीमा पॉलिसी से लाभ मिलता है। ठीक है। नीलामी में बिड लगाना और कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड या डिबेंचर, ये क्या है? बिड का मतलब है बोली लगाना, यानी किसी नीलामी में कोई चीज खरीदने के लिए कीमत प्रस्तावित करना। बॉन्ड और डिबेंचर ये दोनों ही एक तरह के लोन इंस्ट्रूमेंट हैं। कंपनियां या सरकारें इनके जरिए निवेशकों से पैसा उधार लेती हैं और बदले में ब्याज देती हैं। इनमें कुछ तकनीकी अंतर होते हैं, पर मूल रूप से ये उधार लेने के साधन है। अच्छा, कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस और डियरनेस अलाउंस, डीए तो बहुत सुना है। हाँ, डीए तो बहुत कॉमन है। बोनस अधिलाभांश वेतन के अलावा दिया जाने वाला भुगतान है, अक्सर कंपनी के मुनाफे या कर्मचारी के प्रदर्शन पर आधारित होता है। यानी महंगाई भत्ता ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। ये बेसिक पे का 1% होता है। ठीक है। और बजट और बजट हेड, बजट आय व्यय सरकार या किसी संगठन का एक निश्चित समय, आमतौर पर 1 साल के लिए आमदनी और खर्चे का पूरा लेखा जोखा होता है। और बजट हेड बजट दस्तावेज में किसी खास विभाग, योजना या काम के लिए आवंटित पैसे की एक विशिष्ट कैटेगरी या खाता होता है। इससे खर्चों पर नजर रखना आसान होता है। खर्चों की बात करें तो कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या दर्शाते हैं? कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कर्मचारी परिव्यय किसी संगठन या ऑफिस को चलाने में कर्मचारियों पर होने वाले कुल खर्च को दिखाता है। इसमें सैलरी, भत्ते, पेंशन सब शामिल हैं। और कॉस्ट ऑफ लिविंग निर्वाह व्यय आम लोगों के लिए जीवन जीने की लागत है। मतलब भोजन, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो औसत खर्च चाहिए। महंगाई बढ़ने पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। हाँ, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, खातों में क्रेडिट और डेबिट का क्या मतलब है? अकाउंटिंग में क्रेडिट या जमा का मतलब खाते में पैसे आना या संपत्ति आय का बढ़ना। डेबिट या नामे का मतलब खाते से पैसे जाना या देनदारी खर्च का बढ़ना। अच्छा। क्रेडिट का एक और मतलब साख या उधार भी होता है, जैसे बैंक क्रेडिट। और किसी काम का श्रेय देना भी क्रेडिट कहलाता है। हाँ, कई मतलब हैं इसके। किसी को कोई काम करने से रोकना
डी बार कहलाता है? जी हाँ, डी बार मतलब रोकना या वर्जित करना। किसी व्यक्ति या संस्था को किसी परीक्षा में बैठने, किसी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेने या किसी अधिकार का इस्तेमाल करने से आधिकारिक तौर पर रोक देना। कानूनी दस्तावेज डीड क्या होता है और डिक्लेरेशन? डीड एक फॉर्मल और कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज होता है, खासतौर पर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के ट्रांसफर जैसे सेल डीड या गिफ्ट डीड या किसी अधिकार को स्थापित करने के लिए। डिक्लेरेशन घोषणा एक औपचारिक या आधिकारिक बयान होता है, जैसे संपत्ति की घोषणा या किसी इरादे की घोषणा। जो अपना कर्ज या जिम्मेदारी समय पर पूरा न करें वो डिफॉल्टर कहलाता है। बिल्कुल। डिफॉल्टर चूककर्ता या बकायादार वो व्यक्ति या संस्था है जो अपने वित्तीय दायित्वों जैसे लोन की किश्त या दूसरी कानूनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने में फेल रहता है। किसी के पद को कम करना डिग्रेडेशन कहलाता है। हाँ, डिग्रेडेशन, पदावनति या अवनति, ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है जिसमें किसी कर्मचारी के पद या रैंक को घटा दिया जाता है। अपना काम या अधिकार किसी और को सौंपना। यस। इसके लिए डेलीगेट और डेलीगेशन ऑफ पावर्स शब्द हैं। हाँ, डेलीगेट अगर क्रिया है तो मतलब है अपना काम या अधिकार किसी और को, अक्सर अपने से नीचे वाले को सौंपना। अच्छा। और नाउन के रूप में इसका मतलब प्रतिनिधि होता है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का प्रत्यायोजन, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिद्धांत है। इसमें ऊंचे अधिकारी अपनी कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां निचले स्तर के अधिकारियों को सौंपते हैं ताकि काम तेजी से और प्रभावी ढंग से हो सके। लेकिन जिम्मेदारी ऊपर वाले की रहती है। हाँ, अंतिम जवाबदेही अक्सर उच्च अधिकारी की ही बनी रहती है। किसी मुद्दे पर सोच विचार को डेलिबरेशन कहते हैं। जी हाँ, डेलिबरेशन का मतलब है विचार विमर्श या गहन सोच विचार। ये निर्णय लेने से पहले किसी मुद्दे के सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक चर्चा और मनन करने की प्रक्रिया है। और सीमाओं का निर्धारण, डिलिमिटेशन और डिमार्केशन, इनमें क्या फर्क है? ये दोनों शब्द सीमा निर्धारण से जुड़े हैं, लेकिन थोड़े अलग संदर्भों में। डिलिमिटेशन, परिसीमन का प्रयोग अक्सर चुनावी क्षेत्रों जैसे लोकसभा या विधानसभा सीटों की सीमाओं को जनसंख्या या दूसरे मानदंडों के आधार पर फिर से तय करने के लिए होता है। हाँ, ये सुना है। और डिमार्केशन, सीमांकन, दो क्षेत्रों, प्रॉपर्टीज या विचारों के बीच एक स्पष्ट भौतिक या वैचारिक रेखा खींचने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब कुछ मिले जुले शब्द देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अर्थ बिल्कुल अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, जिसमें ई आता है, इसका मतलब है जो किसी चीज को पूरा करे या उसके साथ अच्छा लगे। जैसे पेन और नोटबुक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा, पूरक। हाँ, और कॉम्प्लीमेंट्री मानार्थ सौजन्यपूर्ण, जिसमें आई आता है, इसका मतलब है जो मुफ्त में दिया जाए। जैसे होटल में कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता या कोई प्रशंसा वाली टिप्पणी। स्पेलिंग का फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत उपयोगी रहा, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अच्छा, किसी गलती को माफ कर देने के लिए कंडोन शब्द है। स्वीकार कर लेना, अक्सर बिना सजा दिए। ये किसी अधिकारी द्वारा अपने विवेक से किया जा सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में नहीं। और कंडक्ट के क्या अर्थ हैं? कंडक्ट के दो मुख्य अर्थ हैं। वर्ब के रूप में इसका मतलब है कार्य संचालन करना, जैसे मीटिंग कंडक्ट करना। अच्छा। और नाउन के रूप में इसका अर्थ है आचरण या व्यवहार, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। हाँ, आचार संहिता। दो घटनाएं एक साथ हो जाएं तो उसे कोइंसिडेंस कहते हैं। जी हाँ, कोइंसिडेंस संयोग या संपात। इसका मतलब है जब दो या दो से अधिक घटनाएं बिना किसी स्पष्ट कारण के एक ही समय पर या एक ही तरीके से होती हैं। तो ये थी प्रशासनिक शब्दावली भाग 2 पर हमारी चर्चा। हमने बी, सी और डी अक्षरों से शुरू होने वाले कई शब्दों को उनके अर्थ और प्रशासनिक संदर्भ के साथ समझने की कोशिश की। जी, हमने रफ्तार बनाए रखी, लेकिन कुछ प्रमुख शब्दों के महत्व पर भी ध्यान दिया। बिल्कुल। और ये स्पष्ट है कि प्रशासनिक कामकाज में इन शब्दों की कितनी अहमियत है। हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है और उसका सही प्रयोग नियमों, आदेशों और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाता है। ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन को समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए भी जरूरी है। तो इसका कुल मतलब क्या है? मतलब ये कि प्रशासनिक भाषा सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, ये अपने आप में शक्ति, प्रक्रिया और पूरी व्यवस्था को परिभाषित करती है। सटीकता यहाँ सिर्फ ग्रामर का मामला नहीं है, बल्कि प्रभावी शासन की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा।
और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये विशिष्ट शब्दावली कैसे एक तरफ तो सटीकता और औपचारिकता सुनिश्चित करती है जो कि कानून और नियमों के पालन के लिए आवश्यक है। हाँ। दूसरी तरफ जैसा हमने ब्यूरोक्रेसी जैसे शब्दों के संदर्भ में देखा, कभी कभी यही भाषा जटिल भी लग सकती है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो भाषा वो माध्यम है जिससे प्रशासन आकार लेता है, संवाद करता है और अपनी वैधता, अपनी लेजिटिमेसी स्थापित करता है। सही कहा। और यहीं से जुड़ा एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़े जाते हैं। क्या प्रशासनिक भाषा की जटिलता हमेशा सटीकता के लिए जरूरी है, या क्या इसे और ज्यादा सुलभ और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के तरीके हो सकते हैं बिना इसकी सटीकता और गंभीरता को कम किए, ताकि आम नागरिक और प्रशासन के बीच की दूरी शायद कुछ कम हो सके?